हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए बिल्कुल पेपर की तरह क्लास करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। और इन 30 प्रश्नों में अगर आपकी 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही होते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास से लगभग आपके 8 से 10 प्रश्न जरूर रिपीट होने वाले हैं, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है और प्रयास करना है कि पूरा आप प्रश्न करें और बिल्कुल सही आंसर करें। पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीखने की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। शारीरिक दिया गया है, मनोवैज्ञानिक है, पर्यावरणीय है, उपरोक्त सभी। तो इसका आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। सीखने की प्रक्रिया में शारीरिक कारक, पर्यावरणीय कारक और जो मनोवैज्ञानिक कारक है ये तीन के तीनों शामिल रहते हैं। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। जो भी छात्र यहाँ पे डी वाले को चूज कर लिए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है और सभी को प्रयास करना है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर करने का, एक भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। डॉट डॉट दिया गया है वो निकटतम वातावरण जिसमें व्यक्ति रहता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। पहला है सूक्ष्म प्रणाली, दूसरा है मेसो सिस्टम, तीसरा है एक्सो सिस्टम और चौथा है कालक्रम। तो इसका देखिए क्या सही जवाब होगा वह आपको यहाँ पे करने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जिसमें व्यक्ति रहता है वह जो निकटतम वातावरण होता है वह होता है सूक्ष्म प्रणाली, माइक्रो सिस्टम होता है। तो यहाँ पर देखेंगे माइक्रो सिस्टम किस में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट वाले में दिया गया है। तो सूक्ष्म प्रणाली बिल्कुल आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे और यह प्रश्न देखेंगे सीटेट एग्जाम में लगभग आप देख लेंगे, कोई प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें देखेंगे 4 से 5 बार यही प्रश्न, डायरेक्ट यही प्रश्न ही पूछा गया है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है राइट आंसर करने का। डॉट डॉट दिया गया है, ने बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है उसको प्रस्तावित किया। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसको किसने प्रस्तावित किया यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। देखिए 4 ऑप्शन है, हार्वर्ड गार्डनर है, फ्रायड है, बीने है, थर्स्टन है। तो देखिए जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वह हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। इसको कहीं पर नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेट एग्जाम में रिपीट हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर करने का। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट आंसर आप लोग करेंगे। प्रश्न है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। प्रशंसा के बिना आप कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते, या मान्यता के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर सकते, या नियम एवं जो शर्तें हैं उसके बिना यहाँ पे कोई विद्यालय स्थापित नहीं कर पाएंगे, या प्राधिकार के बिना कोई विद्यालय आप स्थापित नहीं कर पाएंगे। तो आपको भी पता होगा कि कोई भी विद्यालय स्थापित करने के लिए, विद्यालय को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत होती है मान्यता की। उस विद्यालय को मान्यता की ज़रूरत रहती है। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र बी वाले को चूज कर दिए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। कोई भी आपका कॉलेज हो वह रिकॉग्निशन होना चाहिए, उसकी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है आपको यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर करने का। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया है आपका अनुभव द्वारा व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। आप भी कई बार पढ़ चुके हैं कि जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। और यहाँ पर अधिगम आपको फर्स्ट वाले में ही मिल गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से करना है, जो व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है उसको अधिगम कहा जाता है, या व्यवहार में जो परिवर्तन है उसको अधिगम कहा जाता है। जो आप सीखते हैं उसको अधिगम कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का।
और आरटी 2009 से प्रश्न पूछा ही जाता है सीटेट में। प्रश्न आपका दिया गया है आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार जो प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। जो आरटी यहाँ पे एक्ट 2009 था उसमें जो प्रारंभिक शिक्षा की बात की गई थी वह किस क्लास से लेकर के किस क्लास की तक की यहाँ पे शिक्षा थी यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। 4 ऑप्शन आपको दिया गया, पहली कक्षा से लेकर के 8वीं यहाँ पे कक्षा तक की शिक्षा है उसको यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है, या प्रथम श्रेणी से पहले की जो शिक्षा है उसको कहा जाता है, या जो आपकी 8वीं से लेकर के 12वीं की शिक्षा है उसको यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है, या जो माध्यमिक शिक्षा है उसको यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता है। तो सभी लोग प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जो पहली कक्षा से लेकर के 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा थी उसको आरटी जो 2009 एक्ट था उसके अनुसार यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा कहा जाता था। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पर देखिए दिया गया कोशिका विज्ञान है, ज्योमिति है और जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह भी प्रश्न आपकी सीटेट एग्जाम में पूछा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोगों को प्रयास करना है इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करने का। यहाँ पे सभी लोगों को प्रयास करना है बिल्कुल इसका राइट आंसर करने का। देखिए दिया गया है आरटी अधिनियम जो 2009 है उसमें शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो देखेंगे जो आरटी एक्ट 2000 यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 40 घंटा, 45 घंटा, 42 घंटा, 48 घंटा। तो जो आरटी एक्ट यहाँ पे 2009 आया था उसमें शिक्षकों के लिए डिसाइड किया गया था कि प्रति सप्ताह एक सप्ताह में 7 दिन में वह 45 घंटे काम करेंगे, 45 घंटे काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पे बी वाले को चूज कर दिए, सेलेक्ट कर दिए, वह बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। तंत्रिका तंत्र दिया गया, वाहिनीहीन ग्रंथियां हैं, दैहिक संरचना है, स्थिति जन्य संरचना है। देखिए दिया गया व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तो यह देखेंगे क्या होगा, इसमें देखेंगे जो होंगे उसमें तंत्रिका तंत्र, दैहिक संरचना और वाहिनीहीन ग्रंथियां आएंगी, लेकिन नहीं वाला पुट दिया गया है तो आपका डी वाला होगा, स्थिति जन्य संरचना। तो डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो जो आनुवांशिकता के नियम हैं उसमें रूपांतर होता है, जैसे पैदा होता है, प्रतीप गमन होता है, 3 होते हैं, लेकिन आनुवांशिकता के जो सामान्य नियम है उसमें प्रगति नहीं आती। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। उसमें देखेंगे एक कदम की अगर बात की जाए तो उसमें देखेंगे आपका एक समस्या की अवधारणा, यह आपका वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में कदम है। आधार सामग्री एकत्र करना यह भी है। संशोधन शोध निष्कर्ष यह भी है। कौन सा नहीं है, नहीं है पूछा गया है तो गतिशील दृष्टिकोण होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका आपको राइट आंसर करने का। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल यहाँ पे क्या करेंगे, राइट आंसर करेंगे। परीक्षण की डॉट डॉट का संदर्भ 2 भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। देखिए दिया गया कोई परीक्षण की डॉट डॉट दिया गया कि संदर्भ में 2 भिन्न अवसरों पर, देखिए दिया गया 2 भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगत से है। तो यह होता है विश्वसनीयता। तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है सभी लोगों को राइट आंसर करने का। जो बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। सभी लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करेंगे। सभी लोगों को यहाँ पे क्या करना है, प्रयास करना है और इसका बिल्कुल राइट आंसर करना है।
यहाँ पर देखिए दिया गया बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो ये देखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मिलता है और यह आरटी एक्ट 2009 में है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी छात्र यहाँ पर ए वाले को चूज कर दिए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है आपको राइट आंसर करने का। देखिए प्रश्न आपके सामने है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम है, अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। देखिए दिया गया शिक्षकों को जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं उनको निर्देश देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए वह आपसे पूछा जा रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए, अधिक जो व्यावसायिक कौशल हैं उन पे उनको यहाँ पे ज़्यादा सिखाएं जिससे वे ध्यान दे सकें। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो पारितोषिक तथा जो दंड है इसके माध्यम से सीखना है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखेंगे आपका यहाँ पर देखेंगे जो लर्निंग है, लर्निंग थ्रू रिवार्ड एंड पनिशमेंट। यहाँ पर देखेंगे क्या दिया गया है, पुरस्कार, और यहाँ पे क्या दिया गया, दंड दिया गया है। पुरस्कार और जो दंड के माध्यम से सीखना है वह क्या होता है, तो यह होता है आपका यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रयास करना है राइट आंसर करने का। और 16वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और यह प्रश्न पूछा गया था सीटेट एग्जाम में। सीटेट एग्जाम में यह पूछा जा चुका प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, सभी लोग प्रयास करेंगे, जल्दी से इसका राइट आंसर कर देंगे। फ्रायड के अनुसार जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के जो प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं उसमें इदम, अहम और परा अहम आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। सीटेट में पूछा जा चुका है, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्थिर अवस्था को बनाए रखने के लिए शरीर की जो प्रवृत्ति है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको सम स्थिति कहा जाता है। सम स्थिति ए वाले में है, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है इसका आपको यहाँ पे राइट आंसर करने का। सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका राइट आंसर जरूर करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया गया है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती है। सीता की जो प्रेरणा है किस प्रकार की लगती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सीता की यहाँ पे जो प्रेरणा है वह आंतरिक है या बाह्य है या स्वार्थी है या बाहरी है। तो सभी लोग प्रयास करेंगे और इसका बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। प्रयास करेंगे तो इसका बिल्कुल आसानी से आप लोग यहाँ पे सही आंसर कर सकते हैं। सीता एक कोई डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम मिलता है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा काम लिया जाता है, ज़्यादा समय तक काम लिया जाता है, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उसे उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई भी इच्छा नहीं है। तो सीता की ये जो प्रेरणा है वह आंतरिक प्रेरणा है, वह क्या है, आंतरिक उसको मोटिवेशन मिला है, अंदर से मोटिवेशन मिला है। इसके लिए कोई बाह्य या बाहरी या वह लालची स्वार्थी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रयास करना है राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो राइट आंसर बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रतिभाशाली की पहचान अगर हमें करना है तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रयास करिए राइट आंसर करिए। माता पिता की राय को, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को, शिक्षकों की राय को, सामुदायिक दृष्टिकोण को। तो देखिए अगर हमको यहाँ पे किसी भी बच्चे को पहचानना है कि वह प्रतिभाशाली है या नहीं, तो इसमें किसको प्राथमिकता देंगे, जो वस्तुनिष्ठ यहाँ पे परीक्षा होगी उसके परिणाम को देखेंगे, उसके माध्यम से पता लगाएंगे कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो राइट आंसर कर लेंगे। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने के लिए, तो उसमें क्रीड़ा में भाग लेना यह क्या है, मदद करता है। क्रॉसवर्ड पहेली पर काम करना यह भी मदद करेगा। पठन करना यह भी मदद करेगा। नहीं वाला पूछ दिया गया, आसान जीवन शैली हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है
यहाँ पर देखेंगे जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डार्विन हो जाएगा, ये वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करेंगे, राइट आंसर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे जो पियाजे हैं उनके द्वारा संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया गया था उसमें विकास का जो प्रमुख काल था उसमें संवेदी प्रेरक स्थिति थी, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति थी, औपचारिक प्रचालन था, लेकिन चक्री चरण नहीं था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली जो मानसिक गतिविधि है वह क्या कहलाती है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अधिगम कहा जाता है या मानसिक कल्पना है या विचारण कहा जाता है या संकल्पना। जब भी कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा है तो यहाँ पे मस्तिष्क में जो चलने वाली मानसिक गतिविधि रहेगी उसको विचारण कहा जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और सभी को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप लोग यहाँ पे राइट आंसर कर लेंगे। देखिए दिया गया है, फार्मूला ऑफ IQ इज बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसानी से इसका आंसर आप कर लेंगे। और यह भी प्रश्न सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में देखेंगे या तो आपसे फार्मूला पूछा जाता है या तो इसमें से कोई वैल्यू आपकी नहीं दी रहेगी, और जो वैल्यू नहीं दी रहेगी उसी का यहाँ पे क्या होगा मान आपसे पूछा जाएगा। डाटा दिया रहेगा, सीधा आपको वैल्यू निकालना रहेगा। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो यहाँ पर देखेंगे होता है आपका यहाँ पे मेंटल एज बटे यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है बटे में हो जाएगा अपान में इंटू 100 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरह से दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। और इसको देखेंगे शॉर्ट फॉर्म में अगर हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिखा रहेगा तो उस समय लिखा रहेगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसको याद रखेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार देखेंगे एग्जाम में पूछा गया मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में क्या रहता है आपका यहाँ पे 100 रहता है। तो इसको याद कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे सीधा फार्मूला पूछा जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। बाकी या तो यहाँ पे आपको देखेंगे वास्तविक आयु दिया रहेगा और यहाँ पे वास्तविक आयु और जो मानसिक आयु है यह दिया रहेगा, बुद्धि लब्धि पूछ लेगा। या तो आपको यहाँ पे बुद्धि लब्धि और जो मानसिक आयु है वह दिया रहेगा, वास्तविक आयु पूछ लेगा। तो पक्षांतर करके निकाल लेंगे, बिल्कुल इजली निकल जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका आत्म, यहाँ पे दिया गया 7 करोड़ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान स्मिका का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, जल्दी से प्रयास करिए और जल्दी से यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है इसका राइट आंसर करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसानी से यहाँ पे राइट आंसर आप लोग कर लेंगे। देखिए दिया गया शिक्षण के जो 3 प्रमुख आधार हैं वह क्या क्या हैं। सभी लोग प्रयास करिए और बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर करिए, जल्दी से प्रयास करना है। देखिए दिया गया है शिक्षा के जो 3 प्रमुख आधार हैं वह क्या हैं। शिक्षक होते हैं, आपको पता है, छात्र भी होते हैं और पाठ्यक्रम भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ए वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पर ए वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए और भी प्रश्न है, उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आप सीटेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो सीटेट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के जरूर पढ़िए। सीटेट एग्जाम में देखेंगे 150 प्रश्न आएंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और पासिंग मार्क आपका यहाँ पे सिर्फ 90 नंबर रहने वाला है। अगर सीटेट एग्जाम को एक बार पास कर लेंगे, इसकी मार्कशीट आपको मिल जाती है तो उसकी वैलिडिटी बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए रहेगी। लाइफ टाइम में जब भी आपकी यूपी में कोई वैकेंसी आएगी टीचर की, जैसे सुपर टेट या बिहार में बीपीएससी ट्री की वैकेंसी आएंगी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, EMRS, DSSS भी कहीं भी वैकेंसी आएगी तो इसी सीटेट के मार्कशीट और सर्टिफिकेट के माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और गवर्नमेंट टीचर बन पाएंगे। तो सीटेट को इसी बार आप लोग पास जरूर कर लीजिए
और सीटेट में 150 प्रश्न आता है, लगभग आपका 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आता है। तो ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से पढ़ लेना है। अगर अच्छे से पढ़ लेंगे आराम से 100 से 110 प्रश्न आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर से ही देखने को मिल जाएंगे और सीटेट भी बिल्कुल आराम से पास कर लेंगे। और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिलेगा, अगर प्राइमरी से आएंगे प्राइमरी का मिलेगा। इसमें जून 2011 से लेकर दिसंबर 2024 तक आज तक सीटेट में जितना पेपर हुआ सबका सब पेपर आपको मिल जाएगा। पूरे 14 साल का पेपर मिलेगा, आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ आपका रहेगा। और सभी सब्जेक्ट मिलेंगे, जैसे आपका यहाँ पे सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, मैथ साइंस है, और आपका यहाँ पे इसी तरीके से मराठी लैंग्वेज है, उर्दू लैंग्वेज है, सब मिल जाएगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना है, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। इससे तैयारी कर लेंगे, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज कर देना है, तो आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा आपको सेंड कर दिया जाएगा व्हाट्सअप पर ही। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए और जल्द से जल्द सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के उसकी तैयारी कंप्लीट कर लीजिए, आराम से पास हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है 27वां की डिसलेक्सिया कहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। डिसलेक्सिया दिया गया, डिसलेक्सिया यहाँ पर देखेंगे 4 ऑप्शन भी आपको दिया गया, जल्दी से प्रयास करिए। और जो डिसलेक्सिया है यह पढ़ने में, इसमें क्या होता है कठिनाई होती है, पढ़ने में क्या होता है पठन संबंधी क्या होता है विकार रहता है डिसलेक्सिया में। और यहीं पर एक और है डिस्ग्राफिया होता है, डिस्ग्राफिया में क्या होता है वह लेखन संबंधी विकार होता है और उसमें जो लिखने में क्या होता है कठिनाई होता है, तो इसको याद रखना है। और एक और होता है डिस्कैलकुलिया होता है, डिस्कैलकुलिया में क्या होता है जो गणना संबंधी विकार रहते हैं वह रहता है, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है डिसलेक्सिया कहते हैं पढ़ने में कठिनाई को, तो यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। जो भी छात्र यहाँ पर ए वाले को चूज कर दिए हैं वह बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करिए और जल्दी से आप लोग राइट आंसर कर दीजिए। प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आराम से यहाँ पे राइट आंसर कर पाएंगे। देखिए दिया गया व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह यहाँ पे कौन सी प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है, तो यह होता है और यह आपका हो जाएगा यहाँ से देखेंगे यहाँ पे दिया गया है आपका कथानक जो संप्रत्यक्षण परीक्षण है, इसको बोला जाता है यह TAT होता है, TAT। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। एक व्यक्तिगत विधि नहीं है, एक व्यक्तिगत विधि में कौन कौन सा आ जाएगा, व्यक्तिगत इतिहास आ जाएगा, वस्तु सूची तकनीक आ जाएगा और साक्षात्कार तकनीक आएगा, यह तो आपके एक व्यक्तिगत विधि में आ जाएंगे। और नहीं वाला पूछ दिया गया निर्धारण मापनी हो जाएगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करिए, जल्दी से आंसर कीजिए। यहाँ पर देखेंगे दिया गया मानसिक मंदता, मानसिक मंदता के वर्गीकरण में कौन सा नहीं आता है, तो मानसिक मंदता में आपका आ जाता है हल्की मंदता, गंभीर मंदता, मध्यम मंदता, लेकिन तीव्र मंदता यह नहीं होता है, यह नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या होगा डी वाला राइट आंसर होगा। तो आप सभी लोगों को कमेंट करना है कि 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, सभी लोग कमेंट करेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको जरूर कर लेना है। और इस क्लास की PDF के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना है। इस क्लास की PDF मिल जाएगी, बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, टैग वर्ड मिल जाएंगे। तो जो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कीजिए, चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।